हेलो दोस्तों, तो आज हमारा क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर 1 जो चल रहा था, कल एक क्लास हुआ, आज दूसरा क्लास है। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। कल हमने राष्ट्रवाद का एक परिभाषा बताया था, आज दूसरा परिभाषा बताना है जो बड़ा वाला है। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी देश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है। मतलब राष्ट्रवाद यह कहती है कि आप सभी एक होइए, बस यही राष्ट्रवाद है कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो क्या किसी देश में रहने वाले लोगों में, कोई देश है, भारत देश है, जैसे हम लोग भारत देश में रहते हैं, इस देश में रहने वाले लोगों में क्या होता है, एकता का वाहक बनती है। सबको एक होने का यही संदेश देता है। राष्ट्रवाद क्या होता है, कहता है कि सबको एक होना है, सब एक है, तो यही राष्ट्रवाद है। ठीक है, अगला टॉपिक है कि राष्ट्रवाद में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व को लिखें। तो यूरोप क्या है, एक महादेश है, और राष्ट्रवाद क्या होता है, वो आखिर वहां पर राष्ट्रवाद फैला कैसे, यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे फैला, इसके विकास में सहायक तत्व कौन कौन है। तो सहायक तत्व ये सब है। तो पहला है सहायक तत्व की पुनर्जागरण के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियां। पुनर्जागरण काल क्या होता है कि 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक के समय को क्या कहते हैं, पुनर्जागरण काल कहते हैं। अब उसमें क्या होता था पुनर्जागरण काल में कि पुनर्जागरण काल में वहाँ के लोग क्या किए, मतलब यूरोप के लोग क्या किए कि अधिक से अधिक किताब पढ़ने लगे, विज्ञान पढ़ने लगे, सोशल साइंस पढ़ने लगे। तो उन लोगों को यह ज्ञान होने लगा कि हम पर कोई शासन करेगा तो हम उसके खिलाफ बोल सकते हैं। तो ये सब क्या हुआ, पुनर्जागरण काल के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ। लोगों ने किताब पढ़ा, उसके मन में उत्पन्न हुआ। तो पहला कारण तो ये था यूरोप में राष्ट्रवाद के सहायक तत्व। दूसरा है कि 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श। 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी मतलब फ्रांस में क्रांति हुआ था 1789 ईस्वी में। उस समय एक नारा दिया गया था, जिस नारा में बताया गया था कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। वह नारा था कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, जो कोई भी उस पर शासन नहीं करे। समानता, सबको एक समान रहना है। बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारा। तो उसमें कौन सा नारा दिया गया था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श दूसरा था, क्योंकि फ्रांस के क्रांति के चलते और भी देशों में बहुत सारा बदलाव हुआ। एक यह कारण था। तो यहाँ पे 1789 का 98 लिखा गया, ठीक है, 89 होगा। ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श एक हो गया, ये दूसरा ये हो गया। तीसरा है कि नेपोलियन का सैन्य अभियान। तो नेपोलियन क्या था कि फ्रांस क्या है, एक देश है, कहाँ का, तो यूरोप का एक देश है फ्रांस। तो वहां का यह क्या था, एक सेनापति था, फ्रांस का एक सेनापति था। और वह क्या करता था, सेनापति होते हुए और करता था सैन्य अभियान में क्या करता था कि वह लोगों को जाकर बहुत ज्यादा समझाता था कि आप सभी को एक होना है, यह आपका क्षेत्र है, आप सभी का झंडा एक होना चाहिए। तो सबको एक होने के मतलब प्रेरित करता था। तो नेपोलियन सैन्य अभियान में यही करता था। ठीक। चौथा है कि मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी क्या होता है, यदि समाज में कोई भी काम शुरू हो। प्रतिक्रियावादी क्या होता है, यदि समाज में मतलब कोई भी काम कोई कराने जा रहा है और उसका कोई विरोध कर रहा है तो वही प्रतिक्रियावादी कहलाता है। जो विरोध करेगा वही प्रतिक्रियावादी। तो कौन था, यह मेटरनिक था। मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नहीं थी। मेटरनिक क्या था, मेटरनिक यूरोप में एक देश है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। तो चांसलर प्रधानमंत्री होता है, तो ऑस्ट्रिया का यह प्रधानमंत्री था। तो प्रतिक्रियावादी नीति, प्रतिक्रियावादी क्या होता है, जो कोई भी सामाजिक कार्य का विरोध करे उसे हम प्रतिक्रियावादी कहते हैं, या समाज में कोई भी काम नहीं होने देता था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि फ्रांस में कितनी क्रांति हुआ था। तो फ्रांस में मुख्य रूप से 3 क्रांति हुआ था। सबसे पहले हम लोग को जानना है फ्रांस देश के बारे में, उसके बाद ही और किसी देश के बारे में जानना है। तो फ्रांस में कुल कितनी क्रांति हुआ था, तो फ्रांस में कुल 3 क्रांति हुआ था। पहला क्रांति 1789 में हुआ था, दूसरा क्रांति 1830 में और तीसरा 1848 में हुआ था। तो हम लोग को सबसे पहला क्रांति 9th क्लास में पढ़ना था, जो कि हम लोग पढ़ लिए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा मोड़ा उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। तो सबसे पहले यहाँ पर करा है टॉपिक फिर है कि 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के कारण। फ्रांसीसी मतलब फ्रांस की क्रांति की आखिर क्या कारण था कि 1789 में क्या हुआ, फ्रांस में क्रांति हुआ। क्या कारण था कि 1789 में फ्रांस में क्रांति हुआ। तो पहला कारण था कि फ्रांस में राजतंत्रतात्मक शासन था। मतलब कि राजतंत्रतात्मक शासन में क्या होता है कि राजा का पुत्र ही राजा बनेगा, चाहे वो कैसा भी हो, पढ़ा लिखा नहीं हो या फिर उसके पास ज्ञान नहीं हो, तो वही उसका क्या बनेगा, राजा वहां का बनेगा। इसलिए पहला कारण यह था। दूसरा कारण था कि फ्रांस का राजा लुई 16वां एक निरंकुश था। निरंकुश कहने का अर्थ है कि जो किसी का बात नहीं माने, अपने मर्जी से चले, जो मन में आए वही कर दे। तो इससे क्या होगा, जनता रूठेगा ना। तो दूसरा कारण था कि क्या था कि फ्रांस का राजा लुई 16वां एक निरंकुश शासक था। निरंकुश मतलब क्या होता है निरंकुश मतलब जो किसी का बात नहीं माने,
ठीक है, जो अपने मर्जी से चले। तीसरा कारण था कि फ्रांस में ऐसे 175 वर्षों से स्टेट जनरल की बैठक नहीं हुई थी। स्टेट जनरल कहने का अर्थ है कि स्टेट जनरल होता था किस लिए, जनता के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जो प्रॉब्लम होता था उसके लिए होता था। तो वो कितने वर्षों तक, 175 वर्षों तक नहीं हुआ था फ्रांस में। चौथा कारण था फ्रांस में क्रांति का कि समाज 3 वर्गों में विभाजित हुआ था। 3 वर्गों में पहला वर्ग था पादरी, दूसरा वर्ग था कुलीन। पादरी कहने का अर्थ है कि जो पूजा करता था, जो ऊंच वर्ग के लोगों था। कुलीन वर्ग क्या था कि कुलीन वर्ग, जो फ्रांस का राजा सबसे प्रथम कौन था, लुई 16वां था। तो लुई 16वां क्या करता था, लुई 16वां करता था कुलीन वर्ग से रुपया टैक्स नहीं लेता था इससे। और ये कुलीन वर्ग मतलब पादरी वर्ग क्या था कि ऊंच वर्ग वाले लोग को पादरी वर्ग कहते हैं, या फिर जो पूजा करते थे। और कुलीन वर्ग क्या था कि जो वहां पर नौकरी करते थे, जिनके पास थोड़ा मोड़ा ज्ञान था, तो उनको हम कुलीन वर्ग कहते हैं। और निम्न वर्ग जो आम जनता है, जिसके पास कोई ज्ञान ही नहीं है, ठीक है। तो और उसके बाद है कि तीनों वर्गों के बीच काफी मतभेद था, मतलब काफी मतभेद था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए 5 में देखिए कि फ्रांस के लोगों पर टैक्स का बोझ अधिक हो गया था। टैक्स जो लेती है सरकार, टैक्स लेती है, तो टैक्स फ्रांस के लोगों पर क्या होता, अधिक हो गया था। तो ये टैक्स किससे लिया जाता था, यहाँ पर तो तीन वर्ग में समाज बटा हुआ था, तो इन दोनों वर्ग से नहीं लिया जाता था, इस वर्ग से लिया जाता था। क्योंकि ये जो लुई 16वां था, लुई 16वां कहता था कि पादरी पूजा करता है तो यदि वो भगवान का पूजा करता है, तो यदि हम उससे टैक्स लेंगे तो भगवान हमें माफ नहीं करेंगे। कुलीन वर्ग से वह काम करवाता था कुछ तो जिसके कारण उससे नहीं लेता था। और निम्न वर्ग एक बच्चा क्या, तो निम्न वर्ग से सबसे मतलब उसके पास कोई ज्ञान ही नहीं था, तो उसी से वह क्या करता था, टैक्स लेता था। तो ये सभी कारण था क्या, 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के कारण के। आखिर क्या कारण था कि 1789 में क्रांति हुआ, तो ये सब कारण था, ठीक है। इसका परिणाम जब हम लोग परीक्षा देते हैं तो उसका रिजल्ट निकलता है, तो इसका रिजल्ट क्या निकला, ये तो कारण था। अब इस क्रांति होने के बाद अब इसका रिजल्ट निकला होगा, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम इसका क्या निकला। तो पहला परिणाम निकला कि लुई 16वां राजशाही का अंत हो गया। लुई 16वां का जो राजशाही था तो उसका अंत हो गया। उसके बाद है कि जनतंत्र की स्थापना। जनतंत्र कहने का क्या अर्थ है कि जिसमें जनता के पास शासन होगा, कि जनता चाहे तो सरकार को रख सकती है, जनता चाहे तो सरकार को गिरा सकती है, हटा सकती है। तो इसमें किसके पास शासन होगा, तो जनता के पास। तीसरा है कि यूरोप के देशों में राष्ट्रवाद का प्रसार हो गया। यूरोप के देशों में, यूरोप क्या है, तो एक महादेश है, इसके अंतर्गत जो भी देश आते हैं उसमें राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। किसके चलते, तो फ्रांस देश के चलते, फ्रांस में जो क्रांति हुआ उसके चलते राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। लोग और देश के लोग सोचने लगे कि जब फ्रांस के जनता वहां के राजा को हटा सकते हैं तो हम क्यों नहीं हटा, ये सब सोचने लगे, ठीक है। पहला क्रांति था, पहला परिणाम क्या निकला कि लुई 16वां राजशाही का अंत हो गया। दूसरा है कि जनतंत्र का स्थापना हुआ। तीसरा है कि यूरोप के देशों में राष्ट्रवाद का प्रसार हो गया, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि कुछ बातें दिया गया है, जैसे फ्रांस की क्रांति कब हुआ था, तो 1789 में हुआ था। फ्रांस का पहला क्रांति 1789 में, और दूसरा क्रांति कब बताया, 1830 में, और तीसरा 1848 में। पहला क्रांति पूछेगा तो 1789। उसके बाद फ्रांस का संविधान कब लागू हुआ, तो 1791 में या फिर 92 में, कहीं 91 लिखा रहता है, कहीं 92। तो फ्रांस का संविधान कब लागू हुआ, 1791 में या फिर 1792 में, ठीक है। उसके बाद है कि लुई 16वां को फांसी पर कब लटकाया गया, 1793 में। मतलब उसको हटाया कब गया राजगद्दी पद से, मतलब राजा पद के पद से कब हटाया गया, तो 1789 में, लेकिन उसको 1793 में फांसी दिया गया, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि नेपोलियन युग, जो कि 1804 से 1815 तक था। देखिए यहाँ पर मतलब ये नेपोलियन युग कब से कब तक था, तो 1804 से 1815 तक। पहला कहता है कि 1799 में नेपोलियन फ्रांस का प्रथम काउंसलर बना। 1789 में नेपोलियन फ्रांस का क्या बना, प्रथम काउंसलर। काउंसलर कहने का क्या अर्थ है, काउंसलर कहने का अर्थ है कि लोगों को जागरूक करना, लोगों में यह एकता की भावना जगाना कि आप सब एक हुई है, यह आपका क्षेत्र है, यह आपका देश है, यह आपका एक झंडा होना चाहिए। ये सब क्या किया कि एक काउंसलर का काम यही होता है। तो 1799 में क्या बना, नेपोलियन वहां का काउंसलर बना। तो काउंसलर का काम ही होता है कि लोगों को जागरूक करना। उसके बाद है कि दूसरा में 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। 1804 में नेपोलियन क्या बना, फ्रांस का सम्राट मतलब राजा बन गया। कब, 1804 में नेपोलियन फ्रांस का राजा बन गया। तीसरा में है कि 1804 में नेपोलियन ने नेपोलियन संहिता लागू किया। नेपोलियन संहिता मतलब वो क्या था कि नेपोलियन तो पहले से क्या था, फ्रांस का एक सेनापति था, लेकिन सेनापति होते हुए यह सोचता था कि एक दिन हम फ्रांस का राजा बनेंगे, एक दिन हम फ्रांस का सम्राट बनेंगे और हम ए कानून लागू करेंगे। तो जो सोचता था कि हम ए कानून लागू करेंगे, उसे वह नेपोलियन संहिता में लिख कर रखा था। जैसे हम लोग परीक्षा देने जाते हैं तो परीक्षा से पहले हम लोग एक रणनीति तैयार करते हैं कि हम लोग परीक्षा कैसे देंगे, हम लोग को परीक्षा से पहले कैसे पढ़ना है। तो उसी टाइप से ये भी राजा बनने से पहले यह सब तैयार करके रखा था कि हम जब राजा बन जाएंगे तो क्या क्या लागू करेंगे। चौथा में आके 1815 में नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में हार गया। नेपोलियन के मन में यह, जब नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बन गया और वहां पर अच्छे काम करने लगा,
तो उसके मन में उत्पन्न होने लगा कि हमको तो भगवान इसीलिए भेजे हैं क्योंकि हमको सभी देशों का सुधार करना है, हमको इसीलिए भगवान भेजे। अब उसके अंदर घमंड उत्पन्न हो गया, जिसके कारण वह क्या किया कि और देशों पर क्या किया, आक्रमण करने लगा। तो उसमें ऑस्ट्रिया भी शामिल था, तो ऑस्ट्रिया पर आक्रमण किया तो उससे हार गया। 2 देश और था, मतलब लगभग 2 देश या फिर 3 देश पर आक्रमण किया जिससे वह हार गया, ठीक है। लेकिन जब रूस पर आक्रमण किया जिससे वह हार गया, तो क्या किया, जैसे नेपोलियन उस पर क्या किया, आक्रमण किया ऑस्ट्रिया पर और भी इटली पर, तो उससे वह हार गया, इटली हार गया, ऑस्ट्रिया हार गया, तो वो सब इसके बस में आ गया। लेकिन जब यही नेपोलियन, जब ये फ्रांस का क्या था, राजा, फ्रांस का राजा था, तो जब यह रूस पर आक्रमण किया, तो रूस तो एक बड़ा देश है, तो जब रूस पर आक्रमण किया तो रूस क्या किया कि रूस की ओर से वो तीनों देश आ गया जिस पर ये आक्रमण किया था और वहां पर ये अपना अधिकार जमा लिया था। वो देश जो 3 देश पर आक्रमण किया था, वो देश जब यह रूस पर आक्रमण किया तो रूस के साथ वो तीनों देश आ गया। जब वो तीनों देश आ गया तो वो हार गया। कौन हार गया, तो नेपोलियन हार गया, क्योंकि रूस तो एक स्वयं ही एक बड़ा देश है। तो रूस से हार गया फ्रांस का जो यहाँ पर सम्राट था नेपोलियन, वो हार गया। तो पांचवा में है कि यही है कि वाटरलू के युद्ध में हार गया। कि 1815 में कब हुआ, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था, 1815 में हुआ था, तो वहां पर हार गया। तो 5वां में है कि मित्र राष्ट्रों ने नेपोलियन को कैद कर, मित्र राष्ट्र मतलब वहां के जो जिससे यह लड़ा था, फ्रांस का जो राजा था, सम्राट था, वो नेपोलियन था, यह जिससे लड़ा था उसी को कहते हैं मित्र राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्रों ने नेपोलियन को कैद कर सेंट हेलेना नामक टापू पर रख दिया। एक टापू का नाम है जिसका नाम है सेंट हेलेना। सेंट हेलेना नामक टापू पर किसको रख दिया, नेपोलियन को रख दिया, उसे कैद कर उसे सेंट हेलेना नामक टापू पर रख दिया, जहां 1821 में नेपोलियन का मृत्यु हो। नेपोलियन का मृत्यु कब हुआ, 1821 में हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। डाउट हो तो अवश्य कमेंट करिए, ठीक है।